आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट आईएएस में एक बार फिर से स्वागत है। इस समय हम भूगोल में भौगोलिक चिंतन पढ़ रहे हैं और आज उसी श्रृंखला में हम फ्रांसीसी भौगोलिक विचारधाराओं का वर्णन करेंगे कि किस प्रकार फ्रांस में भूगोल की विचारधारा का विकास होता है और फ्रांसीसी भौगोलिक विचारधारा में वह कौन कौन से भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने भूगोल के ज्ञान को आगे बढ़ाया है। इसमें सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है वो क्या है? विडाल डी लाप्लास। इसके बाद जीन ब्रोन्स, अल्बर्ट डिमांजिया, एल्सी रेकलस और फ्रेडरिक लिपले तथा ब्लैंचर्ड ये महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने फ्रांसीसी भौगोलिक विचारधारा को आगे बढ़ाया है। तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं? विडाल डी लाप्लास को। विडाल डी लाप्लास के संबंध में अगर हम इनके समय अवधि की बात करें तो ये 1848 ईस्वी से 1918 ईस्वी के मध्य की है। दूसरी बात इनके संबंध में क्या कही जाती है कि फ्रांस में भूगोल के विकास का श्रेय, मैंने क्या बताया कि फ्रांस में भूगोल के विकास का श्रेय इन्हीं को जाता है। फ्रांस में भूगोल के विकास का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनके संबंध में कहा जाता था कि यह मानव भूगोल के संस्थापक भी हैं। क्या कहा जाता था? कि यह मानव भूगोल के संस्थापक हैं। यह बात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है कि विडाल डी लाप्लास क्या है? मानव भूगोल के संस्थापक हैं। अगली बात इनके संबंध में जो जाननी है वो ये है कि यह संभववादी विचारधारा के जनक हैं। क्या इनको माना जाता है? भूगोल में इन्हें संभववादी विचारधारा का जनक माना जाता है। संभववादी विचारधारा क्या है? कि यह विचारधारा निश्चयवादी विचारधारा के विरोध में थी। निश्चयवादी विचारधारा जहां प्रकृति को सब कुछ मानती थी और यह कहती थी कि प्रकृति जैसा चाहती है मनुष्य वैसा करता है, परंतु जो संभववादी विचारधारा है यह कहती है कि नहीं, प्रकृति मनुष्य को अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। संभववादी विचारधारा क्या कहती है? कि प्रकृति मनुष्य को अनेक संभावनाएं प्रदान करती है, यानी कि यहां पर ऐसा नहीं है कि जैसा चाहे प्रकृति, जैसा चाहती है प्रकृति वैसा मनुष्य करता है, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या कहा गया संभववादी विचारधारा में? कि प्रकृति मनुष्य को अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। और जो विडाल डी लाप्लास थे ये क्या कहते थे? कि मानव उन संभावनाओं के चयन के लिए स्वतंत्र होता है। मानव उन संभावनाओं को चयन के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो संभववादी विचारधारा क्या कहती है? कि प्रकृति मनुष्य को अनेक संभावनाएं प्रदान करती है और उसी में विडाल डी लाप्लास का मानना था कि मानव उन संभावनाओं में चयन के लिए स्वतंत्र होता है। और ऐसी विचारधारा को भूगोल में क्या कहा गया? संभववादी विचारधारा कहा गया। और विडाल डी लाप्लास को संभववादी विचारधारा का जनक भी माना गया है। आगे ये कहते हैं कि जब भी कभी भूगोल का अध्ययन करना चाहिए
या भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ये समझाते हुए कहते हैं कि भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ये कहते हैं कि जैसे यह पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के धरातल पर क्या कहते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर अनेक लघु प्रदेश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनेक लघु प्रदेश पाए जाते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि इन लघु प्रदेशों में मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन ही क्या है, भूगोल के अध्ययन में वास्तविक उद्देश्य यही है कि इस पृथ्वी के धरातल पर जो अनेक छोटे छोटे लघु प्रदेश पाए जाते हैं, उन लघु प्रदेशों में मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन होना चाहिए और यही भूगोल का आखिरी उद्देश्य होना चाहिए। ये आगे क्या कहते हैं कि इस पृथ्वी के धरातल पर अनेक भूदृश्य पाए जाते हैं। क्या है? इस पृथ्वी के धरातल पर अनेक भूदृश्य पाए जाते हैं और इन भूदृश्यों के विकास पर क्या कहते हैं कि इन भूदृश्यों के विकास पर सांस्कृतिक भूदृश्य का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसको मैं समझाता हूं। सांस्कृतिक भूदृश्यों का अधिक प्रभाव पड़ता है। क्या कह रहे हैं कि इस पृथ्वी के धरातल पर अनेक भूदृश्य पाए जाते हैं। भूदृश्य का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी के धरातल पर जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? स्थलाकृतियां, जैसे पर्वत, जैसे पठार, जैसे मैदान, ये सब क्या है? पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली स्थलाकृतियां। इन स्थलाकृतियों को विडाल डी लाप्लास क्या कहते हैं? भूदृश्य। और क्या कहते हैं कि इस पृथ्वी के धरातल पर मनुष्य जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप करता है, उनसे सांस्कृतिक भूदृश्य निर्मित होता है और यही सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है? पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली स्थलाकृतियों को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि फ्रांस में भूगोल के विकास का श्रेय वास्तव में विडाल डी लाप्लास को जाता है और इन्हें मानव भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है। इसके बाद इन्हें संभववादी विचारधारा का जनक माना जाता है। देखिए यहां पर एक बात बता दूं, जब भी कभी आएगा कि संभववाद शब्द सबसे पहले किसने दिया? वो फेब्रे महोदय ने दिया। लेकिन इस विचारधारा का जनक किसे माना गया है? विडाल डी लाप्लास को माना गया है। और यह क्या यहाँ पर क्या कहा गया कि प्रकृति मनुष्य को अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। और विडाल डी लाप्लास आगे इस बात को बढ़ाते हुए क्या कहते हैं कि मानव उन संभावनाओं के चयन के लिए स्वतंत्र होता है। फिर ये भूगोल के अध्ययन का कहते हैं कि मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जैसे हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के धरातल पर अनेक लघु प्रदेश पाए जाते हैं और कहते हैं कि इन लघु प्रदेशों में मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन ही भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। और इसके बाद ये क्या कहते हैं कि इस पृथ्वी के धरातल पर अनेक भूदृश्य पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनेक भूदृश्य पाए जाते हैं। और हमने अभी बताया कि यह भूदृश्य किस रूप में होते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर जो भी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं वो क्या है? भूदृश्य हैं। और क्या बोलते हैं कि इन भूदृश्यों के विकास पर मानव जो अपने क्रियाकलाप करता है, अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास करता है,
इन भूदृश्यों का इस पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले भूदृश्यों से सीधा संबंध होता है और उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में प्रभावित करते रहते हैं। इसके बाद हम आते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें, जैसे विडाल डी लाब्लास की महत्वपूर्ण बुक्स। अगर महत्वपूर्ण बुक्स की बात करें तो इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब थी जिसका नाम था फ्रांस का भूगोल। क्या नाम था? फ्रांस का भूगोल। यह भौतिक भूगोल को समर्पित किताब थी। इस पर किताब लिखी गई थी, भौतिक भूगोल पर किताब लिखी गई थी और इस किताब में विशेषकर फ्रांस के पठारों का वर्णन है। किसका वर्णन है? फ्रांस के पठारों का। हमने क्या बताया कि पहली इनकी जो महत्वपूर्ण किताब थी वो क्या है? फ्रांस का भूगोल। फ्रांस में जो पठार स्थित थे उन पठारों का जिक्र किया गया है। और दूसरी जो इनकी महत्वपूर्ण किताब है वो क्या है? मानव भूगोल। क्या है? मानव भूगोल। अगली इनकी अगर महत्वपूर्ण किताब की बात करें तो पूर्वी फ्रांस का भूगोल। क्या है? पूर्वी फ्रांस का भूगोल। और अगली इनकी अगर महत्वपूर्ण किताब की बात करें वह थी विश्व का भूगोल। क्या था? विश्व का भूगोल। इसे जियोग्राफिकल यूनिवर्सले भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल यूनिवर्सले। तो इस प्रकार विडाल डी लाब्लास की जब किताबों का अध्ययन करते हैं या किताबों को देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी थी, तो उनमें जो महत्वपूर्ण किताबें हैं वो क्या है? फ्रांस का भूगोल। और हमने क्या बताया कि इस फ्रांस के भूगोल में भौतिक भूगोल को समर्पित ये किताब है और इसमें मुख्य रूप से फ्रांस के पठारों का वर्णन किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण किताब है मानव भूगोल। अगली किताब इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण थी पूर्वी फ्रांस का भूगोल। और अगली जो बहुत महत्वपूर्ण किताब है इनकी क्या है? विश्व का भूगोल। विडाल डी लाब्लास के बाद हम अगले विद्वान पर आते हैं जिसका नाम है जीन ब्रून्स। क्या नाम है? जीन ब्रून्स। देखिए यहां पर हम एक चीज ये बता दें कि हम किसी भी चीज को कई बार बता देते हैं। इसके पीछे मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जब भी आप कभी वीडियो को देखें तो कॉपी पेन अपने साथ लेकर के बैठें और अपने खुद का नोट्स बना लें। इसलिए मैं किसी भी चीज को एक या दो बार बता देता हूं और मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता भी इसीलिए हूं कि आप जब कॉपी पेन लिए रहेंगे तो आप मेरे साथ धीरे धीरे आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकेंगे। देखिए आइए किस पर आ रहे हैं हम लोग? जीन ब्रून्स पर। अगर इनकी समय अवधि की बात करें तो 1869 से क्या है? 1869 से 1930 ईस्वी के मध्य का समय। जीन ब्रून्स का मानना था कि इस पृथ्वी के पर्यावरण में या इस पृथ्वी पर मनुष्य जो भी आर्थिक क्रियाएं संपन्न करता है, क्या कह रहे हैं कि जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है उन क्रियाओं का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन क्रियाओं का क्या है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और यह नकारात्मक प्रभाव किस रूप में पड़ता है? कि पृथ्वी के पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और परिणाम स्वरूप एक अपहरणीय अर्थव्यवस्था का विकास होता है। क्या होता है? अपहरणीय अर्थव्यवस्था का विकास होता है। क्या बताया कि ये कहते थे कि मनुष्य इस पृथ्वी एवं उसके पर्यावरण में जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है उसका पृथ्वी के धरातल पर या उसके पर्यावरण में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप
एक व्यवस्थित अर्थव्यवस्था न विकसित होकर के कैसे अपहरणीय अर्थव्यवस्था का विकास होता है, ऐसा किसका मानना था? जीन ब्रून्स का। आइए अब हम आते हैं जीन ब्रून्स पर। जीन ब्रून्स की अगर समय अवधि की बात करें तो यह 1869 ईस्वी से लेकर के 1930 ईस्वी के मध्य का समय है। जीन ब्रून्स का मानना था, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते थे जो आज के संबंध में बिल्कुल अक्षरशः सच भी साबित हो रही है। ये कहते थे कि इस पृथ्वी के धरातल पर मनुष्य जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है, क्या करता है? जो भी आर्थिक क्रियाएं संपन्न करता है उसका सीधा प्रभाव पृथ्वी और उसके पर्यावरण पर पड़ता है, और यह प्रभाव सकारात्मक न होकर के क्या होता है? नकारात्मक होता है। परिणाम स्वरूप इस पृथ्वी के धरातल पर एक अपहरणीय प्रकार की अर्थव्यवस्था का विकास होता है। क्या है? अपहरणीय प्रकार की अर्थव्यवस्था का विकास होता है। क्या कहते थे कि जैसे जैसे इन संसाधनों का हम दोहन करेंगे तो कहीं न कहीं हमारी पृथ्वी में जो पर्यावरण है या जो पृथ्वी का धरातल है उस पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और परिणाम स्वरूप एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था विकसित न होकर के एक अपहरणीय प्रकार की अर्थव्यवस्था का विकास होता है। इन्होंने अपने भौगोलिक अध्ययन में दो सिद्धांत दिए। क्या बताया कि इन्होंने अपने भौगोलिक अध्ययन में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत देते हैं, जिसमें पहले सिद्धांत को कहा जाता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। पहला इनका सिद्धांत क्या था? क्रियाशीलता का सिद्धांत। और दूसरा इनका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसे कहा गया अन्योन क्रिया का सिद्धांत। इस प्रकार क्या हम देखते हैं कि इन्होंने भौगोलिक अध्ययन में दो सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत क्या कहलाया? क्रियाशीलता का सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत इनका क्या है? अन्योन क्रिया का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत में ये क्या कहते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर भौतिक एवं सांस्कृतिक दृश्य, क्या कहते हैं? भौतिक एवं सांस्कृतिक दृश्य लगातार बदलते रहते हैं। भौतिक दृश्य यानी भौतिक दृश्य और सांस्कृतिक दृश्यों में लगातार परिवर्तन होता रहता है। भौतिक दृश्य क्या होते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर जो भी उच्चावच पाए जाते हैं वो क्या है? भौतिक दृश्य है। और सांस्कृतिक दृश्य क्या है? वह दृश्य है जिनको मानव अपनी क्रिया विधि से, अपने क्रियाकलापों से निर्मित करता है, उन्हें सांस्कृतिक दृश्य कहते हैं। और इनका मानना था कि इन भौतिक एवं सांस्कृतिक दृश्यों में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अपने अन्योन क्रिया के सिद्धांत में ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं और समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि इस पृथ्वी के धरातल पर जो भौतिक दृश्य पाए जाते हैं, भौतिक दृश्य और जो सांस्कृतिक दृश्य पाए जाते हैं, इन भौतिक एवं सांस्कृतिक दृश्यों में अत्यंत निकट का संबंध होता है। क्या कहते हैं? अत्यंत निकट का संबंध होता है। तो इस प्रकार ये क्रियाशीलता का सिद्धांत और अन्योन क्रिया का सिद्धांत देते हैं। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी थी जिसका नाम था जियोग्राफी ह्यूमने। जियोग्राफी इनकी जो महत्वपूर्ण किताब थी उसका क्या नाम था? जियोग्राफी ह्यूमने। जियोग्राफी ह्यूमने SID क्लासिफिकेशन पॉजिटिव।
SID क्लासिफिकेशन पॉजिटिव। इस प्रकार हमने देखा कि जीन ब्रून्स का फ्रेंच स्कूल या फ्रेंच भौगोलिक विचारधाराओं में क्या क्या योगदान है, और जीन ब्रून्स के बाद हम अगले विद्वान पर आते हैं जिनका नाम था अल्बर्ट डिमांजिया। देखिए, अब हम अपने अगले वीडियो में अल्बर्ट डिमांजिया महोदय का योगदान देखेंगे। इसके साथ साथ एलसी रेकलेस तथा फ्रेडरिक लीपले और ब्लैचर्ड महोदय किस प्रकार फ्रांसीसी भौगोलिक विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, यह हम अपने अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।